गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 78th स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आप सभी लोगों को उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ, जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, डिले नहीं करेंगे और आज की क्लास आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट इंडिया के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस पर अभी यूपीपी री एग्ज़ाम जो परीक्षा होनी है उस पर एक प्रैक्टिस सीरीज़ चला रहे हैं, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हर दिन मैथ में। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझेंगे क्लियरली। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस समय क्रूशियल टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है आपके एग्जाम का, तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो, बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए, अब हमें नहीं पता। यदि मैं मान लूँ कि वस्तु का विक्रय मूल्य पहले मान लिया मैंने था 100 यूनिट था, ठीक है, पहला विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाएगा यानी SP2 हो गया मेरा मान लो 300। तो कह रहा है प्रॉफिट 5 गुना हो जाएगा। अब पहले प्रॉफिट कुछ ना कुछ रहा होगा, यदि मैं मान लूँ यहाँ पे प्रॉफिट x है तो बाद में ये जो प्रॉफिट होगा ये कितना हो जाएगा, 5 गुना यानी 5x हो जाएगा। यहाँ से यदि हम CP निकालें तो CP बराबर क्या होगा, देखो SP माइनस प्रॉफिट। सेम तरीके से यहाँ से यदि CP निकालेंगे तो SP माइनस प्रॉफिट, ये निकल आया हमारा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x यहाँ जाएगा तो प्लस का, और 5 में से 4x चला जाएगा तो 4x, प्लस का 100 यहाँ जाएगा तो माइनस का, और 300 में से 100 चला गया तो 200। 4 से काट देंगे वैल्यू, ये आ जाएगी 20, यानी यहाँ पे हमारा आ गया x = 50। और x यदि मेरा 50 आ गया तो CP कितना हो जाएगा, देखिए CP था 100 माइनस x, तो 100 में से 50 जाएगा यानी वैल्यू आ जाएगी 50। अब x हमारा था क्या, प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ था, यानी यदि मैं यहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात करूँ तो लाभ बटे CP गुणे 100, 50 से 50 कट जाएगा यानी वैल्यू आ जाएगी 100%। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100%, यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा लाभ प्रतिशत था वो कितना हो जाएगा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा से जब आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब इसी चीज़ को आप 2-3 बार यदि देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और 2019 के यदि मैं बात करूं 27 जनवरी वाली शिफ्ट में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, सारे एवरेज क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी नहीं थे बिल्कुल ही। पढ़ने वालों के लिए सभी कुछ ईजी होता है और ना पढ़ने वालों के लिए सब कुछ कठिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक्स ने 4200 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, सॉरी 4200 नहीं था, 42,000 था यहाँ पे, 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च किए। तो यदि मैं टोटल CP की बात करूँ तो 42,000 में खरीदा था प्लस 6,000 मरम्मत पर खर्चा कर दिया, यानी वैल्यू कितनी हो गई 48,000। ठीक है, और कह रहा है स्कूटर को 54,000 में बेच दिया। इसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो कितना दे दिया गया है, 54,000 दे दिया गया है। कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे CP। अब आप यहाँ देखेंगे 48,000 की चीज़ 54,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हो गया 6,000 का, बटे CP कितना था 48,000 गुणे 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 48, और 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, यानी प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 12.5%। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104.5 में बेचा गया, प्रतिशत छूट बताइए। तो CP हमें दे रहा है CP छूट की बात कर रहा है ना, यानी अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है 110 और इसको बेचा जा रहा है 104.5 में। तो यदि प्रतिशत छूट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्काउंट कितना मिल गया, 110 की चीज़ 104.5 में बेचा गया, यानी छूट मिल गई है 5.5। प्रतिशत छूट होती है छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 × 5 = 55, यानी छूट हमारी आ गई 5%। ठीक है, बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये
और 3 वर्षों में 1680 हो गई। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन था, जैसे मान लो P धन था, तो ये धन 2 वर्षों बाद हो जाता है कितना 1600, और 3 वर्ष बाद यानी 1 वर्ष आगे और गए तो ये धन हो गया 1680। ठीक है, तो यदि मैं इस 1 साल के लिए बात करूं तो ये मूलधन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा मिश्रधन। तो यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना लेते हैं, यानी 1680 का रेशियो बनाएंगे, 1600 का रेशियो बना लेंगे 1680 से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, देखिए 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 0, 4 चौके 16 4 दूनी 8, 4 दाम 40, 4 से नहीं कटेगा सॉरी, ये 2 से काटना पड़ेगा 20, और 2 से काटेंगे 21। यानी आप देख रहे हैं 1 साल में धन 20 से 21 हो रहा है, और जो 1 साल का रेशियो बनता है उसी से हम लोग दर निकालते हैं। यानी दर मैं कह सकता हूँ ब्याज कितना मिला 1 का, किस पे 20 पर गुणे 100, तो 20 पंचे 100, यानी दर बन गई हमारी 5% वार्षिक। दर कितनी बन जाएगी 5% वार्षिक। ठीक है, यहीं पे एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा, CI के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। ठीक, यदि हम कह दें कि T वर्षों में CI के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात x अनुपाते y है, तो यदि मैं T में गुणा कर दूं कि m इंटू टी वर्ष में कितना होगा, यानी समय का गुना कर दूं कुछ, तो जितना गुना करेंगे रेशियो में उतनी ही क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। यानी m इंटू टी वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होता है, x की पावर m रेशियो y की पावर m। यदि मैं यहाँ पे 1/n का गुणा करता T वर्ष में, तो पावर भी मेरी कितनी आती, 1/n आ जाती। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको मैं आपको दर के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको कभी दर दे देगी, ठीक है, यहाँ पे T वर्ष वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि दर आपकी 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। 1/6 का मतलब क्या है, यदि दर है तो 1 साल में धन जो है ये 6 से कितना होगा 7, 6 में एक ब्याज मिल जाएगा 7। यदि मैं 2 साल पे जाता, 2 साल का मतलब देखो 2 गुना हो गया ना, समय 2 का गुना हो गया, और 2 का गुना हो गया यानी पावर में कितना बन जाएगा 2, यानी 6 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि 3 साल की बात करता तो 6 के क्यूब से 7 का क्यूब हो जाता। इसी प्रकार यदि 3 साल का देगा और 1 साल में आना पड़ेगा तो क्यूब से क्यूब रूट निकालेंगे, 2 साल से 1 साल में आएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, और 1 साल के रेशियो से ही हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, दर निकालते हैं। यदि यहीं पर मुझे मूलधन पूछता तो आपको पता है 1 साल का अनुपात 20/21 है। यदि मैं 2 साल में जाता तो इसका स्क्वायर जाता है, यानी 220 का स्क्वायर कितना 400, और 21 का स्क्वायर 441 यूनिट। यानी यहाँ पर 441 की वैल्यू 1600 होती, मूलधन निकालना होता तो 400 का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 441 की वैल्यू थी, 400 निकालते तो मूलधन आ जाता। CI का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जरूरी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब मूलधन 25,000 दिया गया, 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष, यानी दर जो हमको दे रखी है 4% वार्षिक दे रखी है, और हमें संयोजित कैसे करना है, अर्धवार्षिक रूप से करना है। तो अर्धवार्षिक दर निकाल लेंगे पहले। तो यदि 1 वर्ष की दर 4% है तो अर्धवार्षिक दर क्या बन जाएगी, इसकी आधी यानी 2% हो जाएगी। और 2% का मतलब क्या होता है 1/50। 2% की वैल्यू कितनी होती है 1/50। यानी मैं ये कह सकता हूँ अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 छमाही। 1 छमाही में जो धन होगा, यानी मूलधन P से A मानूँ, तो ये 50 से बढ़कर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 1 छमाही में धन 50 से कितना होगा 51। समय हमें कितना दे रखा था 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब होता है 2 छमाही। 2 छमाही 1 वर्ष हम बोल सकते हैं। अब समय दुगना हो गया तो पावर भी दुगनी हो जाएगी, यानी ये 50 के स्क्वायर से 51 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर होता है हमारा 2500, और 51 का स्क्वायर होता है, यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पंचे 10, 5 25 और 2601। ठीक है, आपको मूलधन दिया गया था 25,000, यानी यहाँ से मूलधन हमने कितना निकाला देखो 2500 यूनिट बराबर कितना था 25,000। तो 00 से 00, 25 से काटेंगे 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये। पूछ रहा था बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा था। मिश्रधन का मतलब यहाँ पे मिश्रधन कितना था देखो 2601 यूनिट, तो 2601 गुणे 10 बराबर 10 रुपये, यानी 26,000 10 रुपये हो जाएगा हमारा मिश्रधन। यदि यहीं पर ब्याज पूछ लेता आपसे कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन में मूलधन को घटा देते, यानी 26,010 में 25,000 को घटा देते, तो हमारा क्या आ जाता चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
और देखो रेशियो से मैंने समझाया था अभी, तो रेशियो से ही क्वेश्चन को किया है मैंने इसके। जैसी दर होगी उतने ही समय का रेशियो बनेगा। यदि अर्धवार्षिक दर लेंगे, आपको अर्धवार्षिक संयोजित करना है तो अर्धवार्षिक दर लेनी पड़ेगी, तिमाही संयोजित करना है तो तिमाही दर लेनी पड़ेगी, और जैसी दर होगी उतने ही समय का रेशियो बनेगा। जैसे वार्षिक दर लेंगे तो वर्ष का रेशियो बनेगा, और यदि तिमाही दर लेंगे तो तिमाही का बनेगा, छमाही लेंगे तो छमाही का बनेगा। क्लियर? आगे समझते हैं। कह रहा ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया। यानी ए ने व्यापार चालू किया था 75,000 रुपये लगाकर, और बी इसमें शामिल हो रहा है 37,500 लगाकर, और कुछ महीने बाद शामिल हुआ, हमें नहीं पता कितने महीने बाद शामिल हो रहा है। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत की बात कर रहा है, यानी ए ने पूरे 12 महीने रहा होगा, और ये कुछ महीने बाद आया, मैं मान लेता हूँ ये व्यापार में कितने महीने रहा है, x महीने ये व्यापार में रहा है। ठीक है, इनके लाभ का अनुपात क्या है, 3:1। तो लाभ का अनुपात आपको पता है पूंजी गुणे समय होता है, हमने लिख दिया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3:1। सॉल्व कर लेंगे, यानी 75,000 गुणे 12 बटे 37,500 गुणे x बराबर 3/1। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे। इसको यदि मैं काट दूँ 75 से, तो 75 एकम 75 जीरो, 75 से इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। ये देखो 5 7 55 25 2 5 7 35 2 37, 5 बार कट जाएगा। और अब ये 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। तो x बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8। यानी बी व्यापार में कितने महीने रह रहा है, तो बी व्यापार में 8 महीने रह रहा है। कह रहा है बी कितने माह बाद शामिल हुआ था, तो बाद शामिल हुआ, बाद शामिल। कुल कितने महीने होते हैं 12, 12 में से 8 महीने रहा, यानी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ये 4 महीने बाद शामिल हुआ था। ठीक है, यदि पूछता है कि बी व्यापार में कितने महीने रहा, तो 8 महीने रहा, कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 4 महीने बाद शामिल हुआ। और याद रखिएगा लाभ का अनुपात होता है पूंजी गुणे समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक छात्र ने 68 अंक की बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों का संख्या क्या होगी। अब देखो सही अंक क्या थे, सही अंक थे 68, और गलत अंक क्या ले लिए गए थे, गलत अंक ले लिए गए थे 88। यानी योग में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अब गलत से यदि तुम्हें सही में जाना है तो योग में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो यदि मैं देखूँ कि योग में कमी कितनी हो जाएगी हमारी, तो 20 की कमी हो जाएगी। भाई 88 से 68 में जाओगे तो 20 की कमी हो जाएगी। और अच्छा योग में यदि कमी है तो जाहिर सी बात है कि औसत में कमी हुई होगी। और ये याद रखिएगा औसत में कमी या वृद्धि बराबर होता है योग में कमी या वृद्धि बटे कुल संख्या। जैसा आप पढ़ते हैं ना, औसत बराबर होता है योग बटे कुल संख्या, ऐसे औसत में कमी या वृद्धि होती है योग में कमी या वृद्धि बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर योग में देखो आगे कह रहा है औसत अंक 0.5 से बढ़ गया था। अब चूंकि 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज किया, इसलिए 0.5 से बढ़ गया था। यानी औसत में जो कमी या वृद्धि थी कितनी थी 0.5, और योग में हमें कितनी करनी है 20 बटे कुल संख्या कितनी होगी x। मैंने मान लिया कि कुल संख्या कितनी है छात्रों की x, तो देखो x बराबर आ जाएगा 20 बटे 0.5, पॉइंट्स हटाएंगे 0, 5 चौके 20 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। यानी कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 40 छात्र। क्लियर, कक्षा में कितने छात्र थे 40। देखो 68 की बजाय 88 ले लिए, सही अंक थे 68, गलत ले लिए 88, तो गलत होने की वजह से योग कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ गया, अर्थात योग बढ़ा दिया, इसी वजह से औसत यहाँ बढ़ गया था। अब यदि सही में जाता तो सही में योग में क्या करनी पड़ती, कमी करनी पड़ती। देखो योग में यहाँ वृद्धि हो गई है, सही थे, सही से गलत में आ गए तो योग में क्या हुई थी वृद्धि। योग में वृद्धि कितनी हुई थी 20 की, योग में वृद्धि 20 की, तो औसत में वृद्धि कितनी हुई होगी, योग में वृद्धि बटे कुल संख्या। औसत में वृद्धि कितनी दी गई थी 0.5, तो 0.5 रख दिया। योग में वृद्धि कितनी निकाली 20 बटे x, सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। देखो ए बी पर डिपेंड कर रहा है और बी सी पर, तो कह रहा है बी सी से, देखो ए बी पर डिपेंड है, बी सी पर डिपेंड है, जो डिपेंड ना हो उसको मान लो। बी सी से 3 गुना कुशल है, यदि सी 1 मान लो तो बी कितना हो जाएगा 3, और ए बी से दुगना है, यदि बी 3 है तो ए दुगना हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, और कुशल यानी ये क्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में कर सकता है, सी की क्षमता कितनी है 1, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे E1 D1
बराबर E2D2। सी की क्षमता कितनी है 1 और सी कितने दिनों में काम कर देता है 30 दिनों में बराबर। किसका पूछ रहा है तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। एक साथ मिलकर मतलब तीनों, तो तीनों मिलेंगे तो देखो ये था सी के बारे में दे रखा था और हमने तीनों मिलकर यानी A + B + C पूछ रहा था। तो E2 क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 6 3 9 और 1 10, कितने दिन में करेगा तो D2, 0 से 0 कट गया, D बराबर कितना आ गया 3 दिन, यानी तीनों मिलकर कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे तो 3 दिन में समाप्त कर देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नौ नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, चाल दे दी गई है आपको 250 किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटे में निश्चित दूरी को तय करता है, यानी समय दे दिया गया है 4 घंटे। अब कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो पहले दूरी निकालनी पड़ेगी भैया, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल थी 250 गुणे 4, यानी वैल्यू बन जाएगी हमारी 1000 किलोमीटर, ये दूरी आ गई। अब नया समय कितना था, टी न्यू कितना था 1 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटे, अच्छा 40 मिनट को घंटे में बदल दूँगा तो 40/60 घंटे लिख सकता हूँ, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 2, 5/3 घंटे आ गया। ठीक है, 1 घंटा पूरा था, 40 मिनट को घंटे बदलना है तो 40, 1 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, जोड़ेंगे 3 एकम 3, 3 + 2 5, 5/3 घंटा बन जाएगा। अब नई चाल की यदि मैं बात करूँ, चाल क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी कितनी थी 1000 बटे समय कितना था 5/3, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 0, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नई चाल उसकी क्या हो जाएगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती। अच्छा, ना रुके यानी बिना रुके चाल जो है, बिना रुके चाल कितनी दे रखी है आपको 45 किलोमीटर 1 घंटे में, तो दूरी बटा समय यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी रुक कर चाल जो है वो कितनी है 36 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी बिना रुके चाल दी गई हो और रुक कर चाल दी गई हो तो प्रति घंटे रुकने का जो समय होता है ना, और मैं आपको समझाता हूँ बहुत और आसान तरीके से। भाई यदि रुकेगा नहीं तो चाल कैसी होगी उसकी, तेज होगी, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ ये तेज चाल है। और रुक कर चलेगा तो धीमे चलेगा थोड़ा सा, यानी मैं ये बोल सकता हूँ ये इसकी चाल धीमी चाल है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको रुक के या बिन रुक के उससे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा चाल देखोगे कौन सी तेज है और कौन सी धीमे। जहाँ तेज चल रहा होगा उसको ले लेंगे, जहाँ धीमी चल रहा होगा उसको ले लेंगे। ये आपका हमेशा होगा तेज चाल माइनस धीमी चाल बटे तेज चाल, और ये आएगा आपका घंटे में। ठीक है, इसको यदि मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, तेज माइनस धीमी बटे तेज गुणे 60, ये किस में बदल जाएगा मिनट में। यदि मिनट में निकालना है तो 60 का गुणा कर देंगे, प्रति घंटे रुकने का समय आ जाएगा। अब यहाँ देखो आप, तेज गति कितनी थी 45 माइनस धीमी गति कितनी थी 36 बटे तेज गति कितनी थी 45 गुणे 60, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 45 में 36 जाएगा तो 9/3 गुणे 4, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12 मिनट, यानी प्रति घंटे रुकने का समय कितना आ गया 12 मिनट। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, प्रति घंटे रुकने का समय होता है बिना रुके माइनस रुक के बटे बिना रुके गुणे 60, आंसर किस में आएगा मिनट में आएगा। ठीक है, 60 का गुणा कर रहे हैं तो मिनट में, और घंटे में चाहिए तो 60 का गुणा नहीं करेंगे, या तेज चाल माइनस धीमी चाल बटे तेज चाल गुणे 60 कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, और गुणा नहीं करेंगे तो घंटे में आएगा आंसर। ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x और ये वैल्यू हो जाएगी 6x।
तथा इसका क्षेत्रफल 6750 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी वैल्यू पुट कर देंगे तो 5x गुणे 6x बराबर 6750। ठीक है, 5 से काट देंगे इसको, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 तियाँ 15 बचा 2, 55 25 0। 6 से काट देंगे इसको तो 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12 6 पंचे 30। तो ये x स्क्वायर बराबर 225, x बराबर 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, यानी x की वैल्यू 15 आ गई। तो लंबाई हमारी हो जाएगी 5 गुणे 15 यानी 15 पना 75, और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 6 गुणे 15 यानी 15 छक्का 90। ठीक, फिर आगे पूछ रहा था, कह रहा था आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, यानी लंबाई में और क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है। तो लंबाई हमने कितनी निकाली? 75, और क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा था? देखो 6750। ठीक है, 25 से काट देता हूँ इसको मैं, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 बचेगा 17, 25 सत्ते 75 0। 3 से काटेंगे, 3 नाम 27 0, यानी ये आ जाएगी वैल्यू 1:90। कितना आंसर आ जाएगा? 1:90, यानी लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:90। ठीक है, काटना चाहिए। आप इसको 15 से काट सकते थे, आप इसको 5 से काट सकते थे। देखो मैंने 25 से काटा, 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 बचा 17, 175, 25 सत्ते 175 0, फिर 3 से काट दिया, 3 नाम 27 0, यानी 1:90। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी क्या होती है? एक क्या आगे 3 जीरो लगा देंगे, और 11 से पूछ रहा है तो पहले इसमें 11 का भाग देके देख लो। देखो 11 99 बचा 1, 0 उतारेंगे 0 से, तो ये शेष कितना बचेगा? देखो 90 बार भाग दे देंगे हम ना, तो 11 99 990, शेष कितना बच जाएगा? 10। शेष 10 बचा, यानी 11 से यदि विभाजित निकालनी है तो 10 ये एक्स्ट्रा हो गई ना, तो इसमें 10 घटा देंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 990। सॉरी 4 अंकों की पूछा था ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी। हाँ ठीक है, तो अब 10 में हम कितना जोड़ दें, क्योंकि यदि घटाओगे तो 3 अंकों में चला जाएगा, और 4 अंकों में पूछा है तो 10 में कितना जोड़ दें? 1, यानी कि 1000 में यदि मैं 1 जोड़ दूँ 1001, ये संख्या मेरी 11 से कट जाएगी। अगला कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो सेम वही 1000 में 13 का भाग दे देंगे आप, तो देखो 13 सत्ते 91, बचेगा कितना यहाँ पे? 9, 0 उतारेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 13 छंग 78, शेष कितना बचेगा? 12। अब 12 में कितना जोड़ देंगे? 13 से कट जाए, 1 जोड़ दें, यानी ये संख्या 1000 में से 1 जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1001। अब ये 13 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई, और ये 11 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। कह रहा है 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, और 13 से विभाजित 4 संख्या के अंकों का योग। अब इसके भी अंकों का योग करेंगे तो देखो 1 + 0 + 0 + 1, यहाँ करेंगे तो 1 + 0 + 0 + 1, तो ये वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू भी आएगी 2। कह रहा है अंकों के योग का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। सही आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अगला कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 13 का पढ़ाई देख लो ना, 13 8 कितना होता है? 104। सबसे छोटी संख्या 13 से विभाजित क्या आएगी? 104। 3 अंकों की संख्या को 16 से भाग दिया गया, यानी 104 को भाग किससे दिया जा रहा है? 16 से। ठीक है, तो 16 छक्का 96, शेष कितना बच जाएगा हमारा? 8। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 8। यही पूछा गया था, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, तो सबसे पहले हमने 6561 का वर्गमूल निकालना है। तो ये 6500 है ना, 65, तो आप 8 8 64 देखो, भाग विधि से 8 8 64, शेष बचेगा 1, 8 जोड़ेंगे 8 8 16, 61 उतार लेंगे, एक बार जाएगा 161 एकम 161, यानी कितना आ गया वर्गमूल? 81 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि रूट ऑफ 6561 हमारा आ गया 81। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी इस संख्या को किसको? 6561 को। तो 6561 को 81 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या था? अच्छा, ये यदि वर्गमूल था तो मैं इसको 81 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। 6581 को 81 से 81 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 81। सही आंसर क्या हो जाएगा? 81। बड़ा घुमा के पूछा, बेसिकली वर्गमूल ही पूछा। उसने कह दिया इसका वर्गमूल निकालो और फिर इसी संख्या को वर्गमूल से भाग दे दो। तो भैया किसी संख्या के यदि मैं एक्स स्क्वायर कोई संख्या, उसका वर्गमूल क्या होगा? एक्स। अब यदि एक्स स्क्वायर को तुम एक्स से भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? एक्स ही तो आएगी। यानी बेसिकली तुम्हें वर्गमूल ही पूछ रहा था, बस लैंग्वेज घुमा दिया।
तो ये ध्यान देना है, पेपर में लेकिन लैंग्वेज घुमाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। अब व्यास को, व्यास देखो, व्यास या त्रिज्या दोनों का अनुपात सेम होता है। तो यदि मैं बोलूँ त्रिज्या को, भाई व्यास को दुगना कर रहा है, नहीं त्रिज्या भी दुगना हो जाएगी, यानी एक से बढ़कर कितनी हो जाएगी, दुगना। कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल की बात करो, क्षेत्रफल होता है त्रिज्या का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे 3 गुना, यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 3 गुना हो जाएगी। देखो कितना गुना बढ़ जाएगा पूछा है, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। यदि पूछता कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। ध्यान देना, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, 3 गुना, या क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। क्लियर। परसेंटेज में पूछता तो 3 बढ़ गया किसमें, 1 में, तो 3/1 × 100 यानी 300%। आगे कह रहा है x ने बैंक खाते में 86.54 रुपये, देखो 54 का शेष था, यानी उसके बैंक खाते में 86.54 रुपये थे। 55.31 जमा करने पर, यानी 55.31 उसने जमा कर दिया, और 84.33 की निकासी की, यानी 84.33 निकाल लिए। तो कह रहा है शेष राशि ज्ञात की जाए, तो शेष राशि निकाल लो भैया। 4 1 5, 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 2, ठीक है। अब आगे 5 5 3 8, 8 में से 3 चला गया 5 दशमलव, या 6 6 5 11, 11 में से 4 चला गया 7, अभी 8 8 5 13, 13 में से 8 चला गया 5, यानी धन कितना आ जाएगा, 57.52 रुपये शेष राशि आ जाएगी। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आसान सा क्वेश्चन था, जोड़ घटाव का, बस उसने लैंग्वेज में दे दिया। कह रहा है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, यानी कोई एक संख्या थी उसको 3003 से गुणा किया गया, ठीक है। उसके बाद 7 11 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया। उसके बाद इसको जो भाग दिया जा रहा है वो 7 11 13 के एलसीएम से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, यानी फिर उसके बाद किससे भाग दिया गया इसको, स्वयं, यानी संख्या क्या थी, x से भाग दिया गया। तो परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 7 11 13 का एलसीएम जो होता है ना, वो होता है 1001। रट लो इसको, 7 11 13 का एलसीएम क्या होता है, 1001। दिमाग में बैठा लो, 1001 किससे विभाजित होगी, तो 7 11 13 के एलसीएम से। अब x हमको नहीं पता, तो x गुणे 3003 भाग को गुणे में बदलोगे तो 1/7 11 13 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 1001 गुणे 1/x। तो देखो बटे x से बटा x कैंसिल हो गया, 1001 से 3003 काटोगे तो 3 बार, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, सही आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन देखो आसान है, बस उसको लैंग्वेज में दे दिया तो कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन आसान ही आएगा, परेशान नहीं होना है उसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात। अब तिगुना में कई लोग 3 का गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे मैं बोलूँ कि 1:x/y है, इसका तिगुना अनुपात क्या होगा, तिगुना अनुपात, या इसी को हम लोग कहते हैं घना अनुपात, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिपलेट रेशियो। इसका मतलब होता है x³ रेशियो y³, ठीक है। यदि दुगना अनुपात का मतलब होता है वर्गानुपात, या उसी को हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, वहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 5:8 का तिगुना था, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 10x + 5 रेशियो 42x + 8 है, ये 5:8 का तिगुना है, यानी इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो 5 का क्यूब होता है 125, 8 का क्यूब होता है 512। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 512, 10x + 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25। सेम यहाँ 8 25 125 का गुणा करेंगे तो 125 दूनी 250, हासिल आ जाएगी 25, 125 जो कि 500, 525 प्लस 8 का गुणा कर देंगे, 125 8 आपका बन जाएगा 1000, ठीक है। अब देखो ये 5120 वहाँ जाएगा तो माइनस का, अब 250 में से 120 चला जाएगा तो वैल्यू बचेगी 130x, और ये 1000 यहाँ आएगा तो माइनस का, 25 60 में 1000 चला जाएगा तो 1560, ये 0 से 0 कट जाएगा, 13 से इसको काट देंगे
तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12। और हमसे यही पूछा गया था x क्यूब क्या होगा, तो x 12 आ गया, तो 12 का क्यूब यानी x का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, सही आंसर हमारा हो जाएगा 1728। ध्यान देने वाली ये बात थी कि तिगुना अनुपात का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, दोगुना अनुपात का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। इसी को आप जब ऐसा ना है ना तो उसको तुरंत आप लोग इंग्लिश में देखिएगा, तिगुना वर्ड गलत होता है, सही वर्ड होता है घनानुपात। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिपलेट रेशियो। ठीक है, और वर्गानुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब करना है। ये ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा तिगुना या दुगुना लिख के आए तो एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा। 2 टाइम्स बोलेगा तो 2 का गुणा करेंगे, 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 का गुणा करेंगे, यानी ट्रिपलेट बोलेगा 3 टाइम्स की जगह ट्रिपलेट बोल रहा है तो क्यूब कर देंगे, 2 टाइम्स की जगह डुप्लीकेट बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। अपने आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का 1/4। तो 40 के वर्ग का मतलब गुणा 40% यानी 40/100। ठीक है, अब 40 का वर्ग कितना होगा, 1600 गुणे 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 चौके 64 यानी 640। सही आंसर कितना हो जाएगा, 640। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन देखिए बढ़िया थे, सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग ठीक थे, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे। क्लियर। तो कल मिलते हैं पुनः हम एक नए पेपर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही सुगम बनाते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।